बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे मुख्तलिफ़ न्यूरल नेटवर्क्स को, कैसे वो काम करते हैं, उसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और मुख्तलिफ़ न्यूरल नेटवर्क्स के मेथड्स कौन से हैं। सो अ न्यूरल नेटवर्क इज़ ए मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। यानी कि इसका जो मॉडल डेवलप किया गया है वो इंसान के जो दिमाग है, जहन है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। उसी से इंस्पायर होकर ये मॉडल्स बनाए गए। इट इज़ अ सिस्टम मेड ऑफ लेयर्स ऑफ सिंपल यूनिट्स और नोड्स कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस एंड पास इंफॉर्मेशन। अब इंसान के दिमाग में कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जो हमारे सेंसर्स हैं, जैसे हमारे पास टच सेंसर है, आइज़ हैं, नोज़ है, तो ये तमाम जो हमारे सेंसर्स हैं ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पास ऑन करते हैं थ्रू नर्व्स, और हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो उसको प्रोसेस करते हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर्स वो एक्शन लेते हैं, मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे वो मसल्स पर हमारे एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो हमारे न्यूरॉन्स जिस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग जो हमारे पास प्रोसेसिंग का मेथड है उसको हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। जाहिर सी बात है ह्यूमन ब्रेन की जो प्रोसेसिंग वो बहुत मुख्तलिफ है उससे जो कि हम मैथमेटिकली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूरॉन कह रहे हैं या नोड कह रहे हैं, उसमें जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। So a neural network takes input data, applies mathematical operations layer by layer and produces an output। तो ये हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, ये ब्रेन की बात नहीं हो रही, न्यूरल नेटवर्क से मुराद जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ANN है, उसके अंदर हम इनपुट लेते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली डेटा होता है या इनफैक्ट फीचर्स होते हैं डेटा के, और उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास आउटपुट आता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर हमने जो 3 लेयर्स हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। फर्स्ट लेयर जो हमारे पास ये इनपुट लेयर कहलाती है। इनपुट लेयर के अंदर हमारे पास जो हर एक नोड है उसके ऊपर हमारे पास एक फ़ीचर इनपुट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने 4 फीचर्स या 5 फीचर्स की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना है तो हमारे पास वो चारों 5 फीचर्स के हिसाब से उतनी हमारे पास इनपुट नोड्स होंगे। अगर 4 फीचर्स हैं तो 4 इनपुट नोड्स होंगे, 3 फीचर्स हैं तो 3 इनपुट नोड्स होंगे। और फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी डेटा की जिसकी बेस पे हम उसकी फ़ैसला करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने इमेज की रिकग्निशन करनी है तो इमेज के अंदर हमारे पास फ़ीचर्स क्या होते हैं कि उसके जो है वो कलर है, उसका साइज़ है या उसके जो है वो शेप है, तो ये उसके फ़ीचर्स हैं। इन फीचर्स को हम जब इनपुट करते हैं तो हम उसको इनपुट लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इनपुट लेयर पे जो हमारे पास ये नोड्स होते हैं ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, ये सिंपली इनपुट लेते हैं और उसको पास ऑन कर देते हैं हिडन लेयर के नोड्स को या न्यूरॉन्स को। हिडन नोड के जो न्यूरॉन्स होते हैं इन पे हमारा मैथमेटिकल फंक्शन होता है। कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन होता है वो भी हमने थोड़ी देर में देख लेंगे। और वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास इसको पास ऑन कर दिया जाता है आउटपुट पे। हिडन लेयर पे हमारे पास कितने नोड्स होते हैं, इसका ताल्लुक इससे होता है कि हम कितनी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करना चाहते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप देखेंगे कि हर एक जो हमारे पास फीचर है वो हम पास ऑन कर रहे हैं तमाम हिडन नोड्स को। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये इनपुट वन पे इनपुट लेयर पे उसको अगर मैं x1 कह दूँ तो ये x1 पास ऑन हो रहा है मेरे पास फर्स्ट हिडन नोड को भी, ये सेकंड हिडन नोड को भी, थर्ड को भी और फिर ये फोर्थ को भी। इसी तरह से मेरे पास ये जो सेकंड फीचर है ये फर्स्ट हिडन नोड को भी पास ऑन करेंगे हम, ये सेकंड को भी, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। अलबत्ता इनके अंदर जो हमारे पास वेट्स होंगे हर एक के अंदर तमाम नोड्स में वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर हम इनके वेट्स भी सेम रखें तो जाहिर सी बात है मल्टीपल नोड्स को पास ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह भी हम तफसील से देखेंगे कि इन मल्टीपल नोड्स होने का और ये मल्टीपल लेयर्स होने का भी क्या बेनिफिट होता है।
यहाँ पर इस फिगर के अंदर हमने एक ही हिडन लेयर आपको शो की है, लेकिन इसके अंदर ये मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं और उन लेयर्स के अंदर हमारे पास हिडन नोड्स के जो न्यूरॉन्स हैं या नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। और फाइनली फिर हम इसको आउटपुट को पास ऑन कर देते हैं। और आप आउटपुट भी आप देख सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे जितने भी हिडन नोड्स हैं वो तमाम आउटपुट्स को दे रहे हैं। मिसाल तो भी अगर मैं आउटपुट 1 है तो इसके ऊपर मेरे पास हिडन नोड 1 से भी आउटपुट आ रही है, इनपुट आ रही है, यहाँ पे हिडन नोड 2 से भी इनपुट आ रही है, 3 से भी आ रही है, 4 से भी आ रही है। इसी तरह से हिडन आउटपुट नोड 2 पे भी है। सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड न्यूरल, ये हम शुरू में थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता चुके हैं। बिकॉज इट इज़ लूजली इंस्पायर्ड बाय द वे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्क। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम नर्व्स, यानी कि बेसिकली सेंसर्स नर्व्स को पास ऑन करते हैं और उसके ज़रिए फिर जो है वो न्यूरॉन्स को सिग्नल्स जाते हैं, न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करते हैं और सेंड आउटपुट, यानी कि हमारे पास आउटपुट सिग्नल जाता है टू हमारे मसल्स को या जो भी हमने एक्शन लेना है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स डू द सेम बट यूजिंग मैथ्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास इसमें जहाँ पे हम ये इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, CNN, RNN और दूसरे और मेथड्स के ज़रिए। उसमें हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन है, लैंग्वेज मॉडल है जैसे ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल डायग्नोसिस, इन सब के अंदर हम इनको अप्लाई करते हैं। इनपुट लेयर के मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे पास इनपुट डेटा होता है जो कि बेसिकली फ़ीचर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इमेज है तो उसके पिक्सेल्स हो गए या और इस किस्म का हमारे पास डेटा हो सकता है। रिग्रेशन की सूरत में हमारे पास जो है वो उसके जो प्रेडिक्शन है उसके लिए जो हम डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं कि मिसाल तो अगर हाउस है तो हाउस के जो है फ़ीचर्स हैं कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो उसके फ़ीचर्स होते हैं और वो हमारे पास इनपुट डेटा होता है। हिडन लेयर के ऊपर हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास हम उसके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। बेसिकली अगर आपने पहले से लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको यहाँ पे इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम उसी के जो वेट्स हैं और जो उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि उनको अपडेट कर रहे होते हैं और साथ में हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस को भी यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज़ किया था। और फिर हमारे पास आउटपुट लेयर है जो कि हमारे पास फाइनली अगर क्लासिफिकेशन है तो वो क्लासिफाई करके हमें आउटपुट देता है, या अगर हमारे पास कोई स्कोर होता है या हमारे पास जो है वो लीनियर रिग्रेशन की सूरत में मिसाल के तौर पे हमें एक प्रिडिक्टेड वैल्यू देता है। सो इनपुट डेटा इज फेड इनटू द नेटवर्क, ईच न्यूरॉन कंप्यूट्स वेट्स यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि पहले हम डेटा इनपुट लेते हैं और तमाम जो हमारे पास हिडन लेयर के ऊपर जो नोड्स होते हैं उनको हम वो पास ऑन कर देते हैं और वहाँ पे वो कंप्यूटेशन होती है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई होता है। वेट्स के हद तक तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा, अगर आपने रिग्रेशन वगैरह देखा हुआ है तो वेट्स क्या होते हैं। अलबत्ता एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है और हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। तो न्यूरॉन क्या है? अ सिंपल यूनिट दैट डज मैथमेटिक्स, यानी कि ये वर्ड फैंसी है लेकिन बेसिकली जो हमारे पास जब हमारे पास इनपुट हम डेटा लेते हैं उसके ऊपर हम जो मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जब मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं दैट इज़ न्यूरॉन या नोड। और फिर हमारे पास उसके जो हम मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसके हमारे पास वेट्स होते हैं। वेट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम लीनियर लाइन की बात करें तो वो स्लोप की जो वैल्यू होती है या हमारे पास जो बायस की वैल्यू होती है वो उसके हमारे पास वेट्स होते हैं या उसके पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने अपडेट करना होता है या ट्रेन करना होता है रादर। और साथ में फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं हिडन लेयर्स के ऊपर। और हिडन लेयर्स के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि हम नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये नॉन लीनियरिटी हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। और लेयर्स जो हैं वो स्टैक ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास एक हिडन लेयर है वैसे ही अगर एक और लेयर उसके अंदर हम ऐड कर दें जिसके अंदर वैसे ही न्यूरॉन्स के स्टैक्स हों तो फिर हमारे पास को हम कहेंगे हमारे पास 2 लेयर्स हैं। अगर 3 ऐसे हिडन लेयर्स हों 3 लेयर्स। जो मोस्टली हमारे पास
कॉमन न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें हमारे पास फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है FNN, इसी तरह से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN और ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क आप TNN कह सकते हैं, या नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड नोन एज GPT, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। इस वाले लेक्चर के अंदर हमारा फोकस FNN पे होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स पे होगा, क्योंकि वो सबसे बेसिक है, तो उसको हम समझेंगे कि जिसके ज़रिए हम ये समझ सकेंगे कि आखिर न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करता है। फिर हम आगे CNN और RNN को देखेंगे। उसके ऊपर हम काफ़ी हद तक वैसे भी पहली बात कर चुके हैं कोडिंग के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मर के GPT पे कैसे काम होता है, लेकिन GPT को फिर हम दोबारा से एक दफ़ा उसकी मैथमेटिक्स को भी दोबारा देख लेंगे। सो एडिंग मल्टीपल न्यूरॉन्स इन वन लेयर मीन्स, यानी कि हम मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड करते क्यों। अब हम यहाँ पे उसकी तरफ आ रहे हैं जो हमने देखा था कि हिडन लेयर के ऊपर हमने मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड अप किए हुए, तो आखिर इसका फ़ायदा कि हम क्यों करते हैं। ईच न्यूरॉन कैन लर्न अ डिफरेंट फीचर पैटर्न फ्रॉम द इनपुट। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर हमने फिगर में आपको अभी रिकॉल करें तो आपने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास हर एक न्यूरॉन के ऊपर जो जितने भी हमारे पास इनपुट फीचर्स है उनसे इनपुट आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है जो उसकी जो लर्निंग है सब हर एक नोड के ऊपर डिफरेंट होगी, इसी वजह से उनके वेट्स डिफरेंट है। तो वहाँ से वो उनकी जो वहाँ से मिसाल के तौर पे उसमें अगर हम उसकी बात करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें सपोज़ कर लें, तो उसके अंदर हमारे पास जो एक स्लोप और उसका जो बायस होगा, मिसाल के तौर पर न्यूरॉन 1 पे जो हमारे पास हिडन नोड लेयर पर है वो उससे मुख्तलिफ होगा जो हमारे पास हिडन नोड 2 पर है। नंबर 1 पॉइंट, एक चीज़ तो ये होगी डिफरेंस की वजह से, प्लस हम उनको कंबाइन भी कर रहे हैं। अब उसको कंबाइन करने का क्या फ़ायदा होता है वो भी हम थोड़ी देर में अपने ग्राफ से उसको समझते हैं कि जब हम उसको सबको, क्योंकि हमने देखा ये था कि यहाँ पर हम हर एक हिडन नोड पे तमाम इनपुट से उसको वैल्यूज़ को पास ऑन कर रहे हैं, यानी कि जितने भी फीचर्स हैं इस हिडन नोड को भी जा रहे हैं, वो तमाम फीचर्स इस हिडन नोड को भी जा रहे हैं और इस हिडन नोड को भी जा रहे हैं, सो ऑन। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर हम सिर्फ एक इनपुट से एक हिडन नोड को दे रहे होते तो फिर भी बात समझ में आ रही होती, लेकिन यहाँ पर हमने तमाम हिडन इनपुट को तमाम हिडन नोड्स पे दिया हुआ। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको कंबाइन करने का हर एक हिडन नोड पे इसका क्या फ़ायदा है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि ईच न्यूरॉन कैन लर्न अ डिफरेंट फीचर फ्रॉम द इनपुट, तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लें कि हमारे पास हमें प्रिडिक्ट करना है एप्पल को और बनाना को, यानी कि हमारे पास अगर इनपुट पे हम देते हैं फीचर्स देते हैं, कौन से फीचर्स होंगे, साइज़ और वेट। तो साइज़ और वेट के मुताबिक प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इट इज़ एन एप्पल और इट इज़ अ बनाना। तो हमारे पास दो फीचर्स हो गए, फीचर 1 इज़ या x1 इज इक्वल टू साइज़ एंड फीचर 2 x2 इज इक्वल टू वेट। ये हमारे पास दो फीचर्स हैं। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटा सा डेटा एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट डेटा है, जाहिर सी बात है ये डेटा सफिशेंट नहीं है किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के लिए, एक्चुअल में प्रैक्टिकली से भी खाली यहाँ पर मैथमेटिकली उसके प्रोसेस को समझने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सो इफ़ यू प्लॉट दिस यू विल फाइंड दैट एप्पल्स आर हैवियर एंड स्मॉल एंड बनानास आर लॉन्गर एंड लाइटर, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको प्लॉट करके अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एप्पल्स जो है वो उनका वेट जो है ज़्यादा है यहाँ पर और उनका साइज़ स्मॉल है, और बनाना जो है उनका साइज़ ज़्यादा है और वेट कम है। बट इन रियल वर्ल्ड फीचर्स आर मैसी। अब यहाँ पे हमारे पास तो ये इस तरह से अगर इस डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास तमाम जो डेटा पॉइंट्स हैं एप्पल के वो एक तरफ आ रहे होंगे और हमारे पास जो बनाना के डेटा पॉइंट्स हैं वो एक तरफ आ रहे होंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में क्या है, मे बी सम बनानास आर शॉर्ट एंड हैवी, ठीक है, एंड और सम एप्पल्स आर लार्ज एंड लाइट। इन सच केस when we have one neuron, the neuron tries to draw a straight line between apples and bananas which does not separate all the apples and bananas.
अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये आइडियल डेटा सेट, आइडियल कौन सा था? मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको डेटा सेट दिखाया था एक छोटा सा, उसको अगर हम तस्वुर कर लें तो जिसके अंदर हमारे पास सारे एप्पल्स जो हैं वो अपर साइड पे और सारे बनाना डाउन साइड पे, यानी कि इस तरह से बिल्कुल डिस्क्रीट है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई डेटा पॉइंट दूसरी की तरफ आ रहा हो। यू कैन ईजिली फाइंड अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स दीज टू डेटा सेट्स। तो आप ये अपने ऐसे वेट्स और ऐसे बायसेस आप मालूम कर सकते हैं इस लाइन के, जो यहाँ पे आपके पास है इसका स्लोप और बायस के, जो इन दोनों डेटा सेट को बिल्कुल सेपरेट कर सके। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा सेट कैसा होता है? वो इस तरह से होता है कि मिसाल तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके हमारे पास बनाना के एप्पल की साइड पर और कुछ एप्पल की, यानी कि वही वाली पॉइंट है जो यहाँ पे है कि मे बी सम बनानाज आर शॉर्ट एंड हैवी और सम एप्पल्स आर लार्ज एंड लाइट। तो उस अगर वो केस होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास डेटा सेट कुछ इस शक्ल में होगा जो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है। तो अब ऐसी सूरत में एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ये तो हम पहली लॉजिस्टिक रिग्रेशन से देख चुके हैं, या हमारे पास अगर हम के मीन्स को भी देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी अगर हम लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, लीनियर इक्वेशन की हम बात करें तो हमारे पास एक सिंगल लाइन आएगी। ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है, उससे हमने मैटलैब के ऊपर उसको रन करके यहाँ पर हमने एक बाउंड्री ड्रॉ की, जिसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा सेट जो है वो हमारे पास एप्पल्स जो है वो इस वाली ग्रीन वाली एरिया के अंदर है, यानी कि बनाना वाली एरिया के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेटा सेट जो हैं वो एप्पल वाली साइड पर है। तो नीचे हमारे पास एप्पल है, ऊपर हमारे पास बनाना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर बनाना है नीचे एप्पल है, बस एक द थिंग इज़ दैट के यू कैन डिफ्रेंशिएट द टू डेटा सेट्स। अब अगर हम एक के बजाय दो न्यूरॉन इस्तेमाल करें, दो न्यूरॉन किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे पास हिडन नोड पे हम उनकी दोनों की जो हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं, फीचर्स जो हमारे पास, उनको हम पास ऑन करें एक नोड को। तो जब हमने एक नोड को पास ऑन किया और फिर जब हमने उसको प्रोसेस किया तो हमारे पास कुछ इस किस्म की एक लाइन आ सकती है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर रिलेटिवली बेहतर है उस बाउंड्री से जो हमें यहाँ पे पीछे नज़र आ रही है। यानी इस बाउंड्री को अगर आप देखें तो इसमें तो आपके पास जो है वो सारे के सारे ओवरलैपिंग इधर ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर भी जाहिर सी बात अभी भी आपको कुछ जो है वो ऊपर नज़र आ रहे हैं और कुछ नीचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बाउंड्री आप उसके मुकाबले में देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में कर्व है, यानी कि बेसिकली ये इसके अंदर कर्व क्रिएट कर रहा है। सो एडिंग वन मोर न्यूरॉन विद डिफरेंट वेट्स एंड कंबाइन देयर रिजल्ट्स चेंजेस द बाउंड्री फ्रॉम स्ट्रेट बाउंड्री टू कर्व बाउंड्री। यानी कि जब हम इसको मल्टीपल को एडअप करते हैं एक न्यूरॉन के ऊपर, हिडन नोड के एक न्यूरॉन के ऊपर, तो हमारे पास उसका शेप कर्व हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये ज़्यादा बेहतर फिटिंग है कंपेयर टू हमारे पास स्ट्रेट लाइन के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स के ऊपर, एक न्यूरॉन के ऊपर, हिडन न्यूरॉन के ऊपर मल्टीपल फीचर्स को एडअप करने का। अच्छा, अब ये तो चले हमारे पास किसी हद तक समझ में आ गया कि हम अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स लेते हैं तो हमारे पास जो कर्व फिटिंग है वो बेहतर हो जाती है, या बाउंड्री फिटिंग बेहतर हो जाती है। लेकिन फिर हम मल्टीपल लेयर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ हम आ रहे हैं। तो अर्ली लेयर्स, अर्ली से मुराद पहली लेयर या दूसरी लेयर्स जो हैं, ये हमारे पास पहली लेयर मिसाल के तौर पर सिंपल लेयर है। इसमें क्या होता है, अभी हम अगर हम इमेजेस की बात करें तो उसमें हम एज की डिटेक्शन कर सकते हैं, कॉर्नर्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। ये सिंपल कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करता है। डीपर लेयर्स कंबाइन दीज सिंपल फीचर्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। जैसे कि अगर हम इमेजेस की बात करें तो वो उसी इंफॉर्मेशन को प्रीवियसली हमारे पास थी, उससे हम शेप्स को, टेक्सचर्स वगैरह को हम डिफाइन कर सकते हैं या उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। This hierarchical approach mimics how humans recognize things step by step. Deep networks can represent some functions much more compactly than a shallow network with same number of neurons. तो हमारे पास जब हम इसके पास नंबर ऑफ लेयर्स को हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती चली जाती है, और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास प्रेडिक्शन है वो हम कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ह्यूज सिंगल लेयर से मुराद की कि आपके पास एक ही हिडन लेयर हो जिसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स हो, ज़्यादा न्यूरॉन्स हो, उससे बेहतर क्या है, मल्टीपल लेयर्स रीयूज फीचर्स लर्न बिफोर रिड्यूसिंग टोटल पैरामीटर्स। तो उससे बेहतर ये कि आप जो है वो नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज़ करें, विच विल इम्प्रूव योर रिजल्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इन इमेजेस
लेयर 1 क्या कर सकता है, एजेस और कलर्स को रिकग्नाइज करे। लेयर 2 पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल शेप्स और टेक्सचर्स को रिकग्नाइज करें। लेयर 3 पे आप ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को रिकग्नाइज करें, और लेयर 4 पे आप पूरे होल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें। तो ये इस तरह से हम मल्टीपल लेयर्स पे मल्टीपल फंक्शंस को अप्लाई करते हुए हम ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ाई से हमारी समझ में आया कि इसके अंदर हमारे पास दो न्यूरल नेटवर्क के अंदर चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एक सिंगल प्रोसेस नहीं हो रहा होता, जैसे कि हमने पहले देखा था जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन या के मीन्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास एक नोड है प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग के नोड्स हैं, और प्रोसेसिंग के नोड्स इस तरह से कि उनके ऊपर जो वेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलबत्ता उन पर फीचर्स सारे इनपुट हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो उसकी आउटपुट है उसको डायरेक्ट हम उससे डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, आउटपुट नहीं ले रहे, बल्कि हम फिर उसको दूसरी लेयर को पास ऑन करते हैं, उसके भी वेट्स डिफरेंट होते हैं, फिर उससे तीसरी को। इससे जो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, और हमारे पास जो फीचर्स की एक्सट्रैक्शन है और जो हमारे पास उसकी रिकग्निशन है वो बेहतर हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क FNN से समझते हैं। ये एक रिलेटिवली आसान सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। सो अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क वेयर द डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर। इसके अंदर हमारे पास डेटा इनपुट लेयर से स्टार्ट होकर आउटपुट लेयर तक जाता है। अब ये पॉइंट अभी इस वक्त क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी हमने CNN और RNN को नहीं देखा है, तो अभी हमें ये लगेगा कि सब में ऐसे ही होता है, क्योंकि हम अब तक जितने भी सिस्टम पीछे पढ़ते हैं उसमें हमारे पास हमेशा इनपुट से आउटपुट तक ही डेटा जाता है। लेकिन जब CNN RNN पढ़ेंगे तो हमें ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे इसको क्यों डिस्क्राइब किया कि डेटा मूव्स फ्रॉम इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड इज़ यूज्ड फॉर टास्क लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि हम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है उसके ऊपर पहले से लेबलिंग हुई होती है, और हम यही करते हैं कि हम अपने जब ट्रेनिंग करने के बाद जब इस डेटा को हमने टेस्ट करना होता है तो हम उसको देखते हैं कि आया वही लेबल उसके ऊपर आ रहा है, सही लेबलिंग उसकी हो रही है नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रेन डेटा सेट। इमेजिन यू वांट टू क्लासीफाई फ्रूट्स बेस्ड ऑन टू फीचर्स। यहाँ पे अब वो इसी कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से एक्सटेंड करें, जब भी हमने थोड़ी देर पहले इस मल्टीपल न्यूरॉन्स को और लेयर्स को समझने के लिए यूज़ किया था कि हमारे पास जो है एक इमेजेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, बनाना और एप्पल, और उसको हम दो फीचर्स साइज़ और वेट की बेस के ऊपर उसकी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे तस्वुर ही करें कि यहाँ पे हमारे पास पहले से जो मॉडल है वो ट्रेंड है, यानी कि पहले हम इसको ये समझेंगे कि हमारा ये मॉडल काम कैसे करता है, और फिर बाद में हम इसके ट्रेनिंग के स्टेप्स को देखेंगे कि ये मॉडल ट्रेन कैसे होता है। तो मॉडल को समझने के लिए अभी यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास साइज़ इनपुट पे है 6 सेंटीमीटर और वेट है 150 ग्राम्स, और हमने इन दो फीचर्स की बेस पे ये प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इट इज़ एन एप्पल और इट इज़ अ बनाना। सो डिटरमिन बेस्ड ऑन द गिवन साइज एंड वेट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन एप्पल और बनाना। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, सिंपली वो डेटा को इनपुट लेता है, फीचर्स को इनपुट लेता है और उसको पास ऑन कर देता है हिडन लेयर्स को। तो इनपुट लेयर के ऊपर हमारे पास ज़ाहिर सी आप बात है, यहाँ पे दो फीचर्स हैं साइज़ और वेट, तो हमारे पास इनपुट पे आएगा 6 और 150, यानी x1 हमारा 6 होगा और x2 हमारा 150। हिडन लेयर, दिस इज़ वेयर द नेटवर्क डज मोस्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। यही असल वो जगह होती है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है हिडन लेयर पे, जैसे भी हमने पहले भी देखा है। सो वी यूज़ वेट्स एंड बायसेस टू प्रोसेस द इनपुट वैल्यूज़। वेट्स एंड बायसेस जो यहाँ पे हम लेते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि हम लोग पहले भी लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देख चुके हैं। द आउटपुट ऑफ ईच न्यूरॉन इज कैलकुलेटेड एज
न्यूरॉन आउटपुट इज इक्वल टू एक्टिवेशन सम ऑफ वेट्स प्लस इनपुट्स प्लस बायस। अब ये समेशन ऑफ वेट्स प्लस इनपुट्स प्लस बायस बिल्कुल वही है जो हम पहले देख चुके हैं, थीटा 1 इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2 प्लस थीटा 3 इंटू x3, यानी कि जितने फीचर्स होंगे उससे उसके हम लोग थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। और थीटा क्या है, नथिंग बट स्लोप या रेट ऑफ चेंज, जो कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं एस्टिमेशन के लिए, एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए, वो उसके वेट्स होते हैं। और बायस जो है वो हमारे पास थीटा नॉट होता है, तो यहाँ पे वही है। और उनको ज़ाहिर सी बात हम सम करते हैं, जैसे हमें पता है कि थीटा 1 प्लस इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2, तो हम सम करते हैं उनको और फिर हम आखिर में बायस ऐड कर देते हैं। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इतना सा है कि यहाँ पे हम उसके बाद उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको नॉन लीनियरिटी के लिए अप्लाई करते हैं। नॉन लीनियरिटी के लिए क्यों अप्लाई करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स इन द इनपुट लेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ योर डेटा। ये बात मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में ही बता दी थी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था फिगर, कि हमारे पास इनपुट पे कितने नोड्स होंगे, यकीनी तौर पे उतने होंगे जितने हमारे पास इनपुट पे फीचर्स आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास इनपुट पे कितने फीचर्स हैं, 2 फीचर्स हैं, साइज़ और वेट। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट नोड्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक है साइज़, दूसरा है हमारे पास वेट। द हिडन layer or layers are where the model does its computations. The number of neurons here is hyperparameter driven. In general, the more neurons you have in hidden layers, the more complex patterns the model can learn. Too few neurons may lead to underfitting, and while too many cause overfitting. अब यहाँ पे हमें न्यूरॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी। बहुत कम होगी तो हम अंडर फिटिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो लाइन होगी, जो एस्टिमेटेड लाइन होगी, उसकी जो फिटिंग होगी हमारे डेटा पे वो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट होगी। मिसाल के तौर पर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एप्पल्स की तरफ हो जाए, या बहुत ज़्यादा हमारे पास बनाना की तरफ हो जाए, या वर्टिकल हो जाए, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, उसका सही स्लोप ना है, तो वो अंडर फिटिंग हो गया। और ओवर फिटिंग ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो तमाम पॉइंट्स के ऊपर कवर करते हुए जाए। तो इस सूरत में क्या होता है, हमें ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम मालूम है कि ओवर फिटिंग की सूरत में फिर हमारा जो प्रिडिक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो नहीं पाती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस डेटा के लिए वहाँ तक सही होता है जिस पर हमने उसको ट्रेन किया होता है। जब हमारे पास अननोन वैल्यूज़ आती हैं, इनपुट आती हैं, तो वहाँ पर फिर वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता, सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। So let's say we use 2 hidden neurons in one hidden layer for simplicity. अब यहाँ पे हमने एक ही लेयर इस्तेमाल की है हिडन लेयर की, और उसके अंदर न्यूरॉन्स भी सिर्फ 2 ही इस्तेमाल किए। रीज़न ये है कि हम इसको मैथमेटिकल, इसके ऑपरेशन उसको समझना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमने सिंप्लिसिटी रखी हुई है। तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से सिर्फ 2 हिडन न्यूरॉन्स रखे हुए हैं और लेयर एक है। और लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास अगर हम जैसे इमेज करें तो उसके अंदर हमारे पास एक लेयर होगी जिसके उसके पहले सिर्फ और उसके कलर को और साइज़ को डिटरमिन कर ले, फिर उसके बाद वो उसके टेक्सचर को कर ले, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं और होती हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं। और न्यूरॉन्स भी सिर्फ 2 या 1 नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, 3, 4, 5 इस तरह से, बाज़ बात 7, 8 तक भी जो होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। The output layer gives the final result. अच्छा, फाइनल रिजल्ट पे आउटपुट पे हमारे पास कितने नोड्स होंगे उसका इन्हिसार इसके ऊपर है कि आप किस किस्म की जो आउटपुट चाहते हैं। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपने सिर्फ यही है कि जैसे एप्पल है या बनाना है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है कि आपका सब्जेक्ट या तो बनाना होगा या एप्पल होगा। तो इस सूरत के अंदर आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट पर सिर्फ और सिर्फ एक नोड होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आउटपुट पे 1 आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एप्पल, और अगर आउटपुट पे आपके पास 0 आया तो यू कैन से इट इज़ बनाना, और वाइस वर्सा। और मल्टी क्लासिफिकेशन में आपके पास जितनी आपने क्लासिफिकेशंस करनी है उतनी आपके पास आउटपुट नोड्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आपने कैट, डॉग और टाइगर है, तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, तो जितनी आपके पास क्लासिफिकेशंस उतनी आपके पास आउटपुट नोड्स होंगे। और रिग्रेशन के अंदर भी आपके पास सिंगल नोड होगा। तो आपके पास नॉर्मली या तो सिंगल नोड होता है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, तो भी सिंगल नोड होता है। और अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो रही है तो उसमें आपके पास जितनी क्लासेस होंगी उतनी उसके नोड्स होंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे एक नोड होगा। तो इसका मतलब हमारे पास
इनपुट पे हमारे पास दो नोड्स हैं, दो फीचर्स हैं, साइज़ और वेट। और हिडन लेयर के ऊपर हमारे पास एक ही हिडन लेयर है, उसमें हमारे पास दो नोड्स हैं। और फिर हमारे पास आउटपुट पर एक सिंगल नोड है। द नेटवर्क विल आउटपुट अ प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रूट इज एन एप्पल क्लोज टू 1 और बनाना क्लोज टू 0। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। जैसे मैं आपको शुरू में ही पहली फिगर में दिखा चुका हूँ कि सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं लेयर टू लेयर। और दीज आर द वेट्स दैट द नेटवर्क लर्न्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये हम अब जब ट्रेनिंग वाली बात के फेस पे जब आएंगे कि ट्रेनिंग कैसे होती है, उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इनपुट लेयर से हमारे पास पास ऑन होता है हिडन लेयर को, और हिडन लेयर से फिर दूसरी हिडन लेयर, तीसरी हिडन लेयर, जितनी भी हिडन लेयर्स हैं उनको, और फिर फाइनली आउटपुट लेयर को। So if you have two input nodes and two hidden neurons, there will be 4 connections। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे वो आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। और ईच हिडन न्यूरॉन इज़ कनेक्टेड टू द आउटपुट न्यूरॉन, यानी कि तमाम इनपुट न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके पास या नोड्स होते हैं, बस आपके तमाम हिडन लेयर से, यानी कि जो फर्स्ट आपकी हिडन लेयर होती है उससे कनेक्टेड होते हैं, और जो फाइनल आपकी हिडन लेयर होती है वो आपके कनेक्टेड होती है आउटपुट लेयर से। तो यहाँ पर हम अपने इस न्यूरल नेटवर्क को विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर के ऊपर दो नोड्स हैं, x1 और x2। ये हमारे पास फीचर 1 के लिए x1 साइज़ के लिए सपोज कर लें, और ये हमारे पास x2 वेट के लिए। और यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं अप्लाई नहीं होगी, यहाँ सिंपली दिस विल बी पास्ड ऑन टू n1 एंड n2। ये हमारे पास हिडन लेयर है, ये न्यूरॉन 1 हो गया हमारे पास ऊपर वाला, और ये नीचे वाला न्यूरॉन 2 हो गया। हमने इन दोनों को पैस ऑन कर दिया। x1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये न्यूरॉन 1 को भी पैस ऑन हो रहा है, और इसी तरह से हम इसको पैस ऑन कर रहे हैं x2 को भी, n2 को भी, न्यूरॉन 2 को भी। और इसी तरह से यहाँ से हमने x2 से n1 को दे दिया और n2 को भी। और यहाँ से n1 से जो वैल्यू है वो आपके आउटपुट पे भी जा रही है और n2 से भी जा रही है। अब चूँकि यहाँ पे हमने थोड़ी सी यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करिएगा कि हम कहाँ पर इसको जो है वो किस लेयर की बात कर रहे हैं और किस नोड की बात कर रहे हैं। तो हिडन लेयर के ऊपर हमारे पास अब यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2। ऊपर वाले को हम न्यूरॉन 1 कह देते हैं और नीचे वाले को हम न्यूरॉन 2 कह देते हैं। यहाँ पे हमने न्यूरॉन 1 पर हमारे पास वेट क्या है, फॉर साइज 0.2 और वेट फॉर वेट है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट है वो 0.5 है, और बायस जो है 0.1 है, यानी कि हमने ट्रेनिंग से पहले वैल्यू ली हुई है। और यहाँ पे वेट से मुराद हमारे पास θ1 या W1, आप जिस तरह से समझना चाहें, क्योंकि कहीं पे बाज़ जगह पे हमने थीटा को इस्तेमाल किया, कहीं पे हमने W को इस्तेमाल किया, बात एक ही, कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे उसको थीटा से डिनोट करें या W से करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास फीचर x1 आ रहा है, यहाँ पे जब इसको प्रोसेस करेगा, x1 की जो वैल्यू आएगी उसको प्रोसेस करेगा, तो उस पर किसको अप्लाई करेगा, W1 को, यानी कि जो साइज़ का हमारे पास वेट है। और जो यहाँ से इनपुट आएगी, x2 से इनपुट आएगी, इसके ऊपर किसको अप्लाई करेगा, जो हमारे पास वेट का वेट है। और बायस जो है हमारे पास वो 0.1 है, ये न्यूरॉन 1 के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें मालूम है साइज़ हमारे पास क्या है, x1, और वो क्या है हमारे पास 6, और वेट क्या है हमारे पास x2, वो हमारे पास है 150। उसको हमने अप्लाई किया Z1 पे, इसको हमने Z1 कह दिया, जो हमारी कंप्यूटेशन है। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएगी इस लेयर की, और हमें मालूम है सिंपली हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास वेट होता है उससे हम जो है जो हमारे पास फीचर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट से। तो यहाँ पे हमारे पास x1 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वेट क्या है 0.2, यही हमने पीछे अज्यूम किया है, ये हमने 0.2 अज्यूम किया है साइज़ के लिए, और वेट के लिए 0.5। तो हमारे पास जो x1 है वो साइज़ है, तो हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, जो हमारे पास x1 है, और 0.5 को मल्टीप्लाई किया x2 से, यानी कि 150 से, और साथ में हमने ऐड कर दिया 0.1 को। ये 0.2, 0.5, 0.6 हमने ट्रेनिंग से हासिल किए। अभी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हमने इसको ट्रेनिंग से हासिल किया हुआ है। पहले से हमने डेटा को ट्रेन किया, उससे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो उससे हमारे पास Z1 कंप्यूटर का आया 76.3। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे।
और एक्टिवेशन फंक्शन हम जिस पर अप्लाई करेंगे वह है ReLU फंक्शन। ReLU फंक्शन किस तरह से हम क्या करता है कि वो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर देता है ज़ीरो से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैक्स 0, Z1, यानी कि अगर मेरे पास Z1 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी यानी कि पॉजिटिव होगी तो जो Z1 की वैल्यू होगी वही मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर Z1 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो में से मैक्सिमम कौन सा है, ज़ीरो, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो हमेशा इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एनी नेगेटिव वैल्यू, सो इट विल ऑलवेज रिटर्न ज़ीरो फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ Z1। और अगर हमारे पास Z1 की वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी तो जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो हमेशा हमें Z1 ही रिटर्न होगा। तो इस सूरत में हमारे पास जब भी पॉजिटिव वैल्यू है तो जो भी Z1 की वैल्यू वही हमें मिलेगी 76.3। ReLU या रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन इन डीप लर्निंग मॉडल्स, और इसका मकसद होता है नॉन लीनियरिटी क्रिएट करना। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाउ दिस ReLU वर्क्स। नाउ द थिंग इज दैट व्हाई ReLU इज यूज्ड। If we multiply the input by a weight, it will simply scale the input value। यानी कि अगर हम यहाँ पर ReLU फंक्शन को अप्लाई ना करें, सिंपली जो है ये जो वेट्स हैं, ये हमारे पास गिवन वेट्स हैं, इनसे जो हमारे पास जो फीचर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो हमारे पास उसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। वजह क्या है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर दोबारा उसको हम क्या करेंगे, उसी जो वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी है वो उस वेट के हिसाब से स्केल हो जाएगा। जो भी उस वेट की वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर दैन जो है वो हमारे पास 1 होगी तो हमारे पास वो अप हो जाएगा, अगर वो डेसिमल में होगी लेस देन होगी तो फिर हमारे पास वो उस हिसाब से वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास इनपुट पर x = 3.5 है और हमारे पास उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास 7 आया। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अगर हम इसी को खाली अगर हम सिंगल वैल्यू के तौर पे ले लें, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ऊपर फंक्शन है z का, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए कि अगर हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो उसको से 3 से मल्टीप्लाई कर दें 7 को तो वो 21 हो जाएगा, यानी कि इट्स जस्ट स्केलिंग अप। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिर्फ खाली बढ़ता जा रहा है, ये कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये ऑपरेशन हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Hence the solution is to introduce non-linearity in the function। और non-linearity हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, सिंपली अगर हम यहाँ पे ReLU फंक्शन को कर दें तो ये हमारे इस फंक्शन को नॉन लीनियर कर देगा, क्योंकि जहाँ कहीं पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू की उसको वो 0 से रिप्लेस कर देगा। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस insert ReLU between the layers, the network is no longer linear because ReLU does something different for negative and positive values. It allows the network to approximate complex non-linear functions। इसी तरह से हमारे पास दो और भी नॉन लीनियर फंक्शंस हैं, एक है सिग्मॉइड और tan h। देयर डेरिवेटिव्स बिकम वेरी स्मॉल, लेकिन हम इन सिग्मॉइड और tan h को जो कि हमारे पास ऑल्दो दे बोथ आर नॉन लीनियर फंक्शंस, इनको हम अवॉइड करते हैं। क्यों? देयर डेरिवेटिव्स बिकम वेरी स्मॉल, ग्रेडियंट श्रिंक्स लेयर बाय लेयर, ट्रेनिंग बिकम्स वेरी स्लो और इवन स्टॉल्स। अगर हम इसको जब हम आगे चल के देखेंगे ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर हम जो है वो डेरिवेटिव्स लेते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, तो वहाँ पे जब हम ग्रेडियंट्स लेते जाएंगे, डेरिवेटिव्स लेते चले जाएंगे, तो वहाँ पर वो हर लेयर के बाय लेयर वो श्रिंक होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम से कम तर होती चली जाएगी और वो इतनी स्मॉल हो जाती है कि वो जो है फिर हमारे लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रॉब्लम करने लगती है, यानी कि वो स्लो डाउन हो जाती है, बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इस वजह से हम जो है ReLU को प्रेफर करते हैं। ReLU का जो डेरिवेटिव जो है वो 1 है, जब भी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी ग्रेडियंट डिसेंट लेंगे तो वो 1 है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर दैन 0।
सो ग्रेडियंट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्निंग स्टेज इफेक्टिव। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो गिरती नहीं है, कम नहीं होती, और हमारे पास वो इफेक्टिव रहती है। ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर उस वक्त होगा जब हम ट्रेनिंग को देखेंगे। तो वहाँ पे जब हम ReLU का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता चलेगा 1 लेते हैं और उसकी वजह से फिर हमारे पास जो वैल्यू क्या आती है। तो वहाँ पे जब पूरी एग्जांपल नंबर्स के साथ देखेंगे तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे हम इसको ट्रेनिंग को कर रहे हो तो वहाँ पे इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि हमारे पास ReLU क्यों यूज़ होता है और हम क्यों सिग्मा और 10H को अवॉइड करते हैं। सो ReLU आउटपुट 0 फॉर एनी वैल्यू x लेस देन or equal to 0, so it naturally introduces sparsity. Here sparsity means some neurons are completely turned off, which makes the model more efficient, helps prevent overfitting and improves generalization. तो यहाँ पे ReLUs के ज़रिए हमें ये फ़ायदा भी है कि हमारे पास ओवरफिटिंग को भी हम अवॉइड कर सकते हैं और जनरलाइज, और ज़ाहिर सी बात जब ओवरफिटिंग को हम अवॉइड करेंगे तो नेचुरली इसका मतलब है कि हमारी जनरलाइजेशन बेहतर हो रही है। सो इन प्रैक्टिस ReLU जस्ट वर्क्स बेटर अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे विजन यानी कि जो इमेज वगैरह इस किस्म के जो हमारे पास मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, टेबुलर डेटा वगैरह में। इट ऑफ्टन ट्रेन्स फास्टर एंड लीड्स टू बेटर एक्यूरेसी कंपेयर टू सिग्मॉइड एंड 10H फंक्शंस। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे पास ReLU जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन लीनियरिटी फंक्शन नहीं है, सिग्मॉइड और 10H भी हैं, लेकिन ReLU के कुछ एडवांटेजेस हैं ज़्यादा जो कि सिग्मॉइड और 10H के मुकाबले में। तो अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ दोबारा चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास न्यूरॉन 2 है, क्योंकि हमने देखा था हमने फिगर में कि हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर पे, न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2। न्यूरॉन 1 के लिए तो हमने Z कंप्यूट कर लिया, अब हमने Z कंप्यूट करना है न्यूरॉन 2 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वेट है इनपुट के लिए साइज़ 1 के लिए वो 0.1 और 0.3 है, यानी कि वहाँ पे हमारे पास वेट्स डिफरेंट थे, अब यहाँ पे हमारे पास वेट्स डिफरेंट है, बायस यहाँ पे 0.2 है। तो ये यहाँ पर ये वेट्स का डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर वेट्स हमारे पास सेम होगा तो जाहिर सी बात है ये न्यूरॉन भी वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो न्यूरॉन 1 ने किया, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका अंदर वो कोई नई चीज़ लर्न नहीं कर रहा। तो जब यहाँ पे हमने Z2 को कंप्यूट किया तो बिल्कुल वैसे ही हमने किया कि हमने जो वेट 1 था उसको हमने x1 से मल्टीप्लाई किया, वेट 2 को हमने x2 से मल्टीप्लाई किया और उनको एडअप कर दिया, फिर इसमें बायस 2 का एडअप कर दिया और हमारे पास टोटल आ गया 45.8। इस पर भी हमने ReLU फंक्शन अप्लाई किया, तो हमने जैसे हमारे पास जब भी Z2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो ReLU अप्लाई करने के बाद भी वही रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास आया 45.8। तो आउटपुट लेयर पे हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास दोनों जो हिडन लेयर्स हैं, हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं, वो अपनी आउटपुट किसको देंगे, आउटपुट नोड को। यहाँ पे हमारे पास सिंगल आउटपुट नोड है, तो आउटपुट नोड पे 2 इनपुट्स आ रही हैं 76.3 एंड 45.8। अब जाहिर सी बात है ये वैल्यूज़ खुद बाय इटसेल्फ जो अभी हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि जिससे कि हम प्रिडिक्शन कर सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे अपनी एस्टिमेशन फंक्शन को, विच इज़ अगेन द सेम, वही फंक्शन है जो हमारे पास हिडन नोड्स पे था। W1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 76.3 एंड W2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 45.8। अब ये W1 W2 यहाँ पर ये कौन से आउटपुट लेयर के हैं, ठीक है, इसे कन्फ्यूजन मत हो कि W1 W2 हमारे प्रीवियस लेयर्स के नहीं। यहाँ पे W1 W2 से मुराद ये है कि हमारे पास हिडन 1 यहाँ पे रेफर कर रहा है कि हमारे पास जो न्यूरॉन 1 से आ रहा है और वेट उसका वेट, और जो हमारे पास न्यूरॉन 2 से आ रहा है उसका वेट। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि W1 0.4 है और W2 जो है वो -0.2 है और बायस 0.5 है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 21.86। लेकिन 21.86 अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट है कि अगर 1 आएगा तो हमारे पास एप्पल है और 0 आएगा तो हमारे पास बनाना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल जैसे हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर सिग्मॉइड फंक्शन को अप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम सिग्मॉइड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। और सिग्मॉइड फंक्शन हम देख चुके हैं कि इट इज़ नथिंग बट 1/1 प्लस इज पावर माइनस वाई, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 1। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने कंप्यूट नहीं किया, यानी कि यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए इज इक्वल टू 1 ले लिया।
तो सिंस द सिग्मॉइड आउटपुट इज़ क्लोज टू 1 वी क्लासीफाई इट इज़ एन एप्पल। तो ये जो हमारे पास सिंपल हमारे पास हमने देख लिया किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के हमने अंदर देखा कि हमने जो है इनपुट को पास ऑन कर दिया एज इट इज़ टू द हिडन नोड्स। वहाँ पे हमारे पास वही जो हमारे पास पहले भी हम फंक्शन अप्लाई करते रहे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वही हमने अप्लाई किया, और हमने जो है वैल्यूज़ वेट्स जो हमारे पास ट्रेंड वेट्स थे, ये वेट्स ध्यान में रखिएगा कि इनकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी है ट्रेनिंग डेटा के ज़रिए, यह अजम्पशन है हमारी यहाँ पे। तो उनके ज़रिए हमने जो है वो पहले प्रिडिक्शन की हिडन नोड 1 पर, फिर न्यूरॉन 1 पर, फिर न्यूरॉन 2 पर, और उनके आउटपुट को हमने पास ऑन कर दिया आउटपुट लेयर को, और वहाँ पे दोबारा हमने प्रिडिक्शन करके हमने जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन को पास ऑन कर दिया, और हमारे पास इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हमारे पास ट्रेनिंग हो चुकी है तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है प्रिडिक्शन का ये रिलेटिवली सिंपल है। अब इसी के अंदर आप नंबर ऑफ़ लेयर्स को ऐड अप करते चले जाएंगे, तो फिर इसके बाद जाहिर सी बात है ये इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर इसके टेक्सचर को, अगर हमने अभी बनाना के अंदर सिर्फ साइज़ और वेट की बात की थी, अगर हमारे पास टेक्सचर भी होता है इसकी और दूसरे फीचर्स होते तो वो हम उसी हिसाब से इसके अंदर लेयर्स को ऐड अप करते चले जाते हैं। अब आता है इसका क्रिटिकल पार्ट, और वो है हाउ डू वी ट्रेन द FNN। तो इसके लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट है। बैक प्रोपेगेशन, शॉर्ट फॉर बैकवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग पैरामीटर्स इन न्यूरल नेटवर्क बाय कंप्यूटिंग ग्रेडियंट्स ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हम ये एक तरीके से पहले भी करते थे, यानी कि हम वेट्स को तो अपडेट करते ही हैं, जब भी तो हमारे पास आउटपुट से हम अपने प्रीवियस वेट को अपडेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस होता है तो वहाँ पर हमें ये जो हम अपने वेट को अपडेट कर होते हैं अकॉर्डिंग टू एरर, वो हमें उसके लिए हम वर्ड को बैक प्रोपेगेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हालांकि कर हम यही रहे होते हैं वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर बैक प्रोपेगेशन से मुराद किया कि हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, और तो हम जो एरर है इसके वेट्स को, यानी कि आउटपुट लेयर के ऊपर जो वेट्स हैं उनको भी अपडेट करेंगे, प्लस उसके बाद हम पीछे चलते चले जाएंगे और हमारे पास हिडन लेयर जितनी भी हैं, उनके जितने भी नोड्स हैं उनके भी वेट्स को अपडेट करेंगे। इसको हम यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन कह रहे हैं, और उनकी जो अपडेशन होगी वो हमारे पास जो आउटपुट लेयर के ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बेस कर रही होगी। तो ये थोड़ी सी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ बैक प्रोपेगेशन कैसे होगी, यानी कि कैसे काम करेगा, वो हमारे पास ये है कि पहले हम फॉरवर्ड पास करेंगे। फॉरवर्ड पास के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इनपुट लेयर से हिडन लेयर से आउटपुट लेयर पे जाते हैं, और फिर हम कंप्यूट करते हैं प्रेडिक्शन को, आउटपुट को। ये वाला जो हमारे फॉरवर्ड पास है ऑलरेडी जो अभी हमने यहाँ पर पूरा एक एग्जांपल देखी थी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की, वो यही फॉरवर्ड पास था। तो फॉरवर्ड पास तो क्लियर है, ऑलरेडी आपने अभी देख लिया। बैकवर्ड पास या बैक प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, आउटपुट लेयर से हिडन लेयर पे जाएंगे, उससे फिर हम इनपुट लेयर पे जाएंगे और कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट्स को इस दरमियान में, और अपडेट करेंगे वेट्स को और बायसेस को। नाउ ये दिस इज द प्रोसेस विच इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स। अब बैक प्रोपेगेशन के दौरान होता क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन। कंप्यूट द एरर एट द आउटपुट लेयर। सबसे पहला काम तुम जाहिर सी बात आउटपुट लेयर के ऊपर जो एरर है उसको कंप्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है उस एरर की बेस पे हमें पता चलेगा कि वेट्स को हमने अपडेट करना है और कितना अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस इफ़ यू आर डूइंग क्लासिफिकेशन, अब ये यूज़ करते हैं। और साथ में फिर हम क्या करते हैं, यूज़ द चेन रूल टू कैलकुलेट हाउ दैट एरर फ्लोज बैकवर्ड। अब यहाँ पे जो चेन रूल है ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, ये हमने अब तक कहीं और नहीं पढ़ा। तो ये चेन रूल क्या होता है, द आउटपुट लेयर वेट्स जो होते हैं बैक उसको हम कंप्यूट करते हैं, फिर उसके ज़रिए हम हिडन लेयर वेट्स को करते हैं, और फिर उसके बाद हम बायसेस को करते हैं। एंड अपडेट द पैरामीटर्स यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। और इसके ज़रिए जो है ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए हम वेट्स को देख रहे हैं आप यहाँ पर, हम इसको अपडेट कर रहे हैं किसके ज़रिए, W माइनस ईटा डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W। तो ये जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो लर्निंग रेट है ईटा, ये बिल्कुल वही है जो हम पहले हम वहाँ पे अल्फ़ा कह रहे थे, यहाँ पे हम इसको ईटा कह रहे हैं। वैल्यू
कॉन्सेप्ट लर्निंग रेट का एग्जैक्टली वही है कि हम जो है ओवर शूटिंग और ओवर फिटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, और हम एक बिग जंप के अंदर एरर को अपडेट नहीं करते बल्कि स्मॉल स्टेप्स के अंदर उसको इटरेटिवली हम उसको अपडेट करते हैं. सो वी ट्रेन ऑल वेट्स एंड बायसेस इन ऑल लेयर्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हर लेयर के अंदर जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं सबके जो हमने वेट्स और बायसेस हैं सबको हमने अपडेट करना है. और कैसे? पहले फॉरवर्ड पास करेंगे, फिर लॉस को कंप्यूट करेंगे और फिर बैक प्रोपेगेशन करेंगे. ये 3 स्टेप्स करने हैं. ट्रेनिंग के दौरान भी ये 3 स्टेप्स करने. फॉरवर्ड पास, कंप्यूट द एरर, बैक प्रोपेगेशन. अपडेट द वेट्स, अगेन फॉरवर्ड पास, कंप्यूट लॉस, फिर अगेन बैक प्रोपेगेशन. तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. कब तक रिपीट होता रहता है? जब तक कि हमारे पास ये एरर जो है वो बहुत ही, इसके अंदर चेंज जो है वो बहुत कम ना हो जाए. और जो हम अपडेट करेंगे वेट को वो किसके ज़रिए करेंगे? इस इक्वेशन के ज़रिए करेंगे. W इज इक्वल टू W माइनस ईटा डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट. अब इसकी भी हम एक नंबर्स के साथ, एक बिल्कुल एग्जांपल के साथ देख लेते हैं. इसमें एग्जांपल ये भी सिमिलर है उसी एग्जांपल के जो भी हमने फॉरवर्ड पास की एग्जांपल देखी थी. इसमें बस थोड़ा सा जो फ़र्क होगा वो हमारे पास इनिशियल जो अजम्पशन होगी वेट्स की वो होगी, बाकी सारी तकरीबन चीज़ें सेम है. इसके अंदर भी अब हम वही साइज़ और वेट की बात करें. हमारे पास दो वही नेटवर्क है तकरीबन वैसा ही कि इसके अंदर हमारे पास साइज़ है, वेट है. इसके अंदर भी एप्पल है, बनाना है. इसमें वही क्लासिफिकेशन करनी है. 1 है तो हमारे पास एप्पल है, 0 है तो हमारे पास बनाना है. और यहाँ पर हमने ट्रेनिंग के टाइम पर हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, एक्स क्या जो है वो 2 है और 3 है और इसकी लेबल जो है वो 1 है. तो यहाँ पे हमने पहले से जो हमारे पास, चूँकि ज़ाहिर सी बात है अब हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास हम डेटा मौजूद है. तो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा अगर हमारे पास, और ये वैल्यूज़ ज़ाहिर सी बात है आपको बड़ी अजीब सी लग रही होंगी कि 2 एंड 3 वेट 3 क्या है, 3 ग्राम तो नहीं होता और 2, लेकिन यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन को सिंपल रखने के लिए किया. वहाँ पर जब हमने लिया था वहाँ पे 6 और 150 लिया था ग्राम, वो ज़्यादा रियलिस्टिक था. यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्मॉल कर दी, यानी कि यहाँ पे हमने 150 160 वगैरह नहीं लिया वेट. और वजह यही है कि यहाँ पर हम कंप्यूटेशन को सिंपल रखना चाहते हैं. लेकिन ज़ाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू डेट ये एक्चुअल डेटा तो है ही नहीं, अजम्पशन वाला डेटा है. और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने अज्यूम ये किया है कि अगर हमारे पास जो साइज़ है वो 2 है, वेट अगर 3 है तो उसको हमने लेबल किया हुआ है एप्पल 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है नेटवर्क, ये बिल्कुल वही नेटवर्क है जो अभी हमने वहाँ पे फॉरवर्ड पास के टाइम पे देखा था. वहाँ पे हमारे पास 2 फीचर्स थे, यानी कि 2 इनपुट नोड्स थी. हिडन लेयर पे हमारे पास 2 न्यूरॉन्स थे और आउटपुट लेयर पे हमारे पास 1 न्यूरॉन था. So neural networks learn by updating weights and biases using gradient descent. अब ये किस तरह से अपने weights को अपडेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने ये तो समझ में आ गया कि ठीक है हमने फॉरवर्ड पास करेंगे, लॉस को कंप्यूट करेंगे और उसके बाद हम जो है वो बैक प्रोपेगेशन करेंगे और अपने weights को अपडेट कर लेंगे. लेकिन ये weights अपडेट होंगे कैसे? तो ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इस लिहाज से नया नहीं कि हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं. So gradient descent adjusts the weights and biases in the network so that loss gets smaller with each step. पहला तो ऑब्जेक्टिव ये समझ लें ग्रेडियंट डिसेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने वेट्स और बायसेस को अपडेट करना है इस तरह से कि हमारा वो जो एरर है, जो प्रिडिक्शन का एरर है और जो एक्चुअल के दरमियान जो एरर है वो कम से कम होता चले जाए. क्या हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ज़ीरो कर देना है? नहीं, जवाब ये है कि हमें इसको ज़ीरो नहीं करना है, लेकिन इसको मिनिमाइज़ करना है. सो ग्रेडियंट डिसेंट एडजस्ट द वेट्स एंड बायसेस. एडजस्ट से मुराद है कि उनको अपडेट करता रहता है in the network so that the loss or error gets smaller with each step. तो हम इसको लॉस कहें, एरर कहें, कॉस्ट कहें, बात एक ही है. और उसके लिए हम ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं. ग्रेडियंट क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W, यानी कि वेट. इफ वी स्टार्ट विथ ऑल वेट्स एंड बायसेस एज 0, all neurons in the same layer will behave identically, they will learn the same thing and the network will fail to learn properly. ये बात मैंने आपको पहले जब फीड फॉरवर्ड का प्रोसेस था सब ये मैंने बताई थी. यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं उसी बात को कि हमारे पास जो वेट्स होंगे न्यूरॉन 1 के लिए और न्यूरॉन 2 के लिए वो
x1 और x2 के लिए डिफरेंट होंगे, वरना अदरवाइज़ हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये जो अगर हमारे पास सारे हम ज़ीरो ले लें या अगर हम कोई भी एक ही वैल्यू ले लें सबके लिए, तो वो सिमेट्री प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है हम इस वजह से उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। अब डिफरेंट वैल्यूज़ लेने के लिए हम जब इनिशियली हम ट्रेनिंग के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट कैसे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास ट्रेन वैल्यूज़ थी ना W की, और जाहिर सी बात है जब आएंगी डिफरेंट जो भी ट्रेनिंग के बाद आई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर हम उसको कैसे डिफरेंट करेंगे, क्योंकि हम जो प्रीवियस एग्जांपल्स देख चुके हैं उसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो ले लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं उसके लिए। पहला मेथड हमारे पास है रैंडम यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम रैंडम नंबर चूज़ करें और इसके लिए हम दो में से कोई एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की यूज़ कर सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म को कर सकते हैं या नॉर्मल को कर सकते हैं। यूनिफॉर्म क्या है कि हमारे पास जो है वो जैसे -0 -0.1 से 0.1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इक्वली हमारे लिए पॉसिबल है। यानी कि इसके अंदर चूँकि हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसके दरमियान जितनी भी कोई भी इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इक्वली प्रॉबेबल होंगी। और अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो एवरेज वैल्यू जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, और फिर हमारे पास बेल कर्व होता है, और उसके अंदर फिर हमारे पास जैसे जैसे वो हम दूर हटते चले जाते हैं, यानी कि वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी एवरेज से दूर हट जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। अलबत्ता वो सिमेट्री होती है अक्रॉस द एवरेज। फिर उसके बाद हमारे पास है ज़ेवियर या ग्लोरॉट इनिशियलाइजेशन। ये हम tan H और सिग्मॉइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अलबत्ता इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है, -6/n in + n out और 6/n in + n out और अंडर रूट। और ReLU के लिए भी हम यहाँ पर HE इनिशियलाइजेशन को इनिशियलाइजेशन को यूज़ करते हैं, और वो भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी रेंज है 0 से लेकर √2/n in। अब ये n in और n out क्या है? n in इज़ द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द प्रीवियस लेयर, और n out इज़ द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द करंट लेयर। तो अभी हम जब कंप्यूटेशन करेंगे इसमें, तो हम वैसे ही अपनी रैंडमली चूज़ कर लेंगे। हम इन जो यहाँ पे हमने तीनों आपको तरीके बताएं इसके ज़रिए नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ख़ुद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये 3 में से आप कोई भी तरीका ले सकते हैं। पॉइंट बहरहाल ये है कि आप जो है वो इनिशियल वैल्यूज़ जो होंगी W की न्यूरॉन्स के लिए वो डिफरेंट होंगी, वो सेम नहीं होनी चाहिए। सो स्टेप 1 क्या है? इनिशियलाइज वेट्स एंड बायसेस। और जैसे मैंने बताया, फॉर सिंप्लिसिटी द वैल्यूज़ आर रैंडमली सिलेक्टेड, यानी कि हमने जो हमने 3 पीछे आपको प्रोसेस बताया उससे हमने उसको सिलेक्शन नहीं किया, हमने वैसे रैंडमली उसकी 2 वैल्यूज़ ले ली हैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम इनको बार बार रेफ़र करना होगा वेट्स को, तो हमने यहाँ पर उसकी जो है वो लेबलिंग कर दी है। तो लेबलिंग को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लें और याद कर लें, ये लेबलिंग बार बार हमारे पास आगे कंप्यूटेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर फिर आपको कंप्यूटेशन को समझने में मुश्किल होगी अगर आप इस लेबलिंग को सही से समझेंगे नहीं या याद नहीं रखेंगे। तो न्यूरॉन 1 हमारे पास हिडन लेयर का 2 न्यूरॉन्स हैं, ये हम न्यूरॉन 1 की बात करें। तो जब हम लिखते हैं W11, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बात करें वेट ऑफ इनपुट X1 टू न्यूरॉन 1, यानी कि पहला 1 जो है मेरे पास वो न्यूरॉन के लिए। इसी तरह से W12 वेट फ्रॉम X2 टू न्यूरॉन 1, तो ये पहला वाला 1 जो है वो हमारे पास न्यूरॉन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा वाला जहाँ से हमारे पास नोड से जो इनपुट आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास W11 क्या बता रहा है हिडन लेयर के ऊपर कि मैं इस वक्त न्यूरॉन 1 पर हूँ, और मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो X1 से आ रहा है। और जब मैं W12 की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी भी न्यूरॉन 1 पर ही हूँ, लेकिन बस ये इनपुट जो आ रही है वो X2 से आ रही है। और बायस जो है वो हमारे पास है B1 फॉर न्यूरॉन 1। तो Z1 क्या है? W11 इंटू X1 प्लस W12 इंटू X2 प्लस B1। ये इक्वेशन हम पहले ही फॉरवर्ड पास में देख चुके हैं, बस वहाँ पे हमारे पास जो लेबलिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। वहाँ पे अपने W1 और W2 करके इस्तेमाल कर लिया था। वहाँ पे अभी हमें इसकी क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं थी, तो वहाँ पे हमने इसको इतना
एलेबोरेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी चूँकि कंप्यूटेशन काफ़ी लंबी है तो यहाँ पे हमने इसको वजाहत के साथ बता दिया कि 1 1 और 1 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम न्यूरॉन 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि ये W21 का मतलब है ये न्यूरॉन 2 है और इनपुट जो X1 से आ रही है, और ये हमारे पास न्यूरॉन 2 है और इनपुट भी हमारे पास X2 से आ रही है, और ये W2 जो है हमारे पास बायस है, तो हमारे पास Z2 हो गया W21 इंटू X1 प्लस W22 इंटू X2 प्लस B2। और आउटपुट लेयर की जब हम बात करेंगे तो उसको हमने अब यहाँ पर 3 कह दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन 3 हो गया, और हमारे पास अब यहाँ पे 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूरॉन 1 को, और जो W32 के अंदर जो 2 है वो हमारे पास न्यूरॉन 2 को, और B3 हमारे पास बायस हो गया उसका आउटपुट का, और ये साथ हमारे पास Z3 कंप्यूट हो गया। और एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, A1 एंड A2 आर द एक्टिवेशन फंक्शंस फ्रॉम द हिडन लेयर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास हिडन लेयर के न्यूरॉन्स से एक्टिवेशन फंक्शंस हैं आफ्टर अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन टू देयर रिस्पेक्टिव वेटेड इनपुट्स Z1 एंड Z2। यानी कि हमारे पास जब हम Z1 कंप्यूट करेंगे तो उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन A1 को एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम A1 कहेंगे, और जब हमारे पास Z2 की आउटपुट आएगी और उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन का अप्लाई करेंगे यानी कि ReLU को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो A2 है। तो ये हमारे पास, मैंने इसकी लेबलिंग भी यहाँ पे आपको दिखा दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये X1 है, ये X2 है, W11 वो वेट जो हमारे पास X1 से न्यूरॉन 1 पर है, और W12 जो हमारे पास X2 से न्यूरॉन 1 पर है। इसी तरह से W21 जो हमारे पास X1 से न्यूरॉन 2 पर है, और W22 जो हमारे पास X2 से न्यूरॉन 2 पर है, और न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 3 पे 3 1, और न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 3 पे 3 2। ये हमारी वेट्स हैं। इनपुट लेयर पे हमारे पास कोई कंप्यूटेशन नहीं होती, ये हम पहले ही तफसील से देख चुके हैं। जब हमने फॉरवर्ड पास को देखा था, ये भी हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड पास होगा, क्योंकि पहले फॉरवर्ड पास होगा, आउटपुट आएगी तो फिर हम जो है बैक प्रोपेगेशन करेंगे। तो अब ध्यान में रखिए कि हमारा पहला स्टेप क्या है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में, फॉरवर्ड पास। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखा जाए तो हम फॉरवर्ड पास को एक दफ़ा दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं। अब चूंकि इस फॉरवर्ड पास को हम दोबारा से परफॉर्म करें वही एग्जैक्टली उसी मेथड में जिसमें हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको जो फॉरवर्ड पास है वो आपको बताऊँगा कि इसके स्टेप्स को, लेकिन उसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारे पास W11 उसका वेट हो गया हमारे पास न्यूरॉन 1 का, W12 ये हमारे पास कौन से वेट्स हैं जो हमने अज्यूम किए यहाँ पे। ये हमारे पास जैसे हम ट्रेनिंग हो रही है तो हमारे पास ये कोई ट्रेंड वेट्स नहीं है, बल्कि ये हमने समझ लीजिए कि किसी एक मेथड से, मिसाल तौर पर हमारे पास जो अभी हमने आपको 3 मेथड्स दिखाए थे उसमें से पहला जो मेथड मैंने आपको दिखाया था रैंडम सिलेक्शन का, जैसे रैंडम यूनिफॉर्म का, उससे सपोज अज्यूम कर लें कि मेरे पास W11 जो है 0.1 आया है और W12 0.2 आया और B1 0 आया है। इसी तरह से यहाँ पे W21 0.3 और W22 0.4 एंड B2 0। तो और न्यूरॉन आउटपुट लेयर 3 के लिए मेरे पास जो है W31 0.5 और W32 0.6, ये मैंने अजम्पशंस किए हैं। तो मैंने बिल्कुल जिस तरह से पहले Z1 और Z2 कंप्यूट किया था उसी तरह से Z1 और Z2 को कंप्यूट किया। यहाँ पर 0.8 आ गया और 0.1 पॉइंट आ गया, यानी कि बिल्कुल वही तरीका है कि आपके पास जो वेट है और इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करें और फिर आपस में ऐड कर दें, यहाँ पे बायस ऐड कर दें, सिंपली यू विल गेट Z1 एंड Z2 उसी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के मुताबिक। नेक्स्ट आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास z की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो वही रहेगी, सेम रहेगी, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे चूँकि 0.8 और 1.8 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। A1 एंड A2 आर 0.8 एंड 1.8। और Z3 को हमने किया तो वहाँ पर भी हमारे पास 1.48 आ गया। इधर बहरहाल एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड को अप्लाई किया तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई, एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई 0.814। अब ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है और मेरे पास जो लेबल वैल्यू है वो y है। तो अभी जाहिर सी बात है इस लेबल वैल्यू के अंदर और मेरे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसके अंदर डिफरेंस है। यही इसका आप कह लें एरर है, ये इसकी लॉस है, इसका कॉस्ट है, जो भी आप कह लें। अब यहाँ से हमारे पास वो बैक प्रोपेगेशन का
प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड प्रोसेस ख़त्म हो गया क्योंकि हमने एस्टिमेट कर लिया, हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू 0.814 आ गई और हमारे पास ट्रू वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर क्या करना है, हमने अपने लॉस को कंप्यूट करना है, विच इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड वैल्यू y। यही हमारा लॉस है। तो उसको हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, उसका सिंपली हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, -y/y hat प्लस 1 - y/1 - y hat। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है 1 है, तो 1 - 1 तो हमारे पास 0 हो गया, तो ये पार्ट तो हमारे पास 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0.814, हमारे पास वैल्यू आ गई -1.288। ये हमारे पास हमने लॉस कंप्यूट किया एट आउटपुट नोड या न्यूरॉन। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया सिग्मॉइड का। अब आप देखें यहाँ पे वो वाला पॉइंट आ रहा है जो हमने बात की थी कि फिर हमें क्या करना होता है, हमें डेरिवेटिव लेना होगा जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि आउटपुट के ऊपर तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन था, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव भी किसका लेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन का लेंगे। यहाँ पे हम ReLU का नहीं लेंगे, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव उसी एक्टिवेशन फंक्शन का लेना है जो आप उस न्यूरॉन पे या उस नोड पे अप्लाई कर रहे हैं। और चूँकि हम इस वक्त आउटपुट लेयर के ऊपर है, आउटपुट नोड के ऊपर है, तो वहाँ पे हमने सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव भी सिग्मॉइड का ही लेंगे। तो सिग्मॉइड का पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने कंप्यूट नहीं करना, उसके लिए हमारे पास गिवन है विच इज़ इक्वल टू y hat इंटू 1 - y hat। तो हमने उसको कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.151। तो सिंपल है, आपने कोई डेरिवेटिव एक्चुअली अप्लाई नहीं करना, एक्चुअली में आपने कंप्यूटेशन जो इक्वेशंस हैं ये अप्लाई करनी है। अब आपने लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, आपने बेसिकली ग्रेडियंट को कंप्यूट करना है, ठीक है ना। ये तो आपके पास डेरिवेटिव आया, अब आपने ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे आपके पास आया पार्शियल डेरिवेटिव लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z3। वो कितना आया आपके पास, वो आया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू Z3। और ये दोनों हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो ये आपको पता ही चला कि बेसिकली हमने ये जो दोनों कंप्यूटेशंस की थी, ये वाली, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू y hat और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y hat विद रिस्पेक्ट टू Z3, बेसिकली इस ग्रेडियंट को कंप्यूट करने के लिए की थी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z3। तो इसको हमने आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट -0.185। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस द ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव इट मीन्स लॉस विल डिक्रीज इफ़ वी इंक्रीज Z3, ठीक है। जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख लें शेप से आपको पता चलेगा व्हाट इज़ पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड व्हाट इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट। जब हमारे पास जो अगर उसके ऊपर हम एक स्लोप ड्रॉ करें, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट ड्रॉ करें, ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन, तो और अगर वो टेंजेंट लाइन जो हमारे पास इस तरह से है, इस शेप में रहे, तो वो हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, और अगर इस शेप में तो हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो ये पॉइंट बेसिकली हम ऑलरेडी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास जो ये लॉस जे है इज़ मिनिमम एट द बॉटम ऑफ द यू शेप ग्राफ। अगर हमारे पास इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉटम होता है यहाँ पे हम मिनिमम होता है। तो हमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचें। और जब हम इनिशियली अपने लॉस को कंप्यूट करते हैं तो वो या तो हमारे पास इस कर्व में यहाँ पे इस पास तरफ होता है कहीं पे, या फिर इस तरफ होता है। तो अगर हमारे पास इस तरफ होता है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे मेरे सब कर्सर राइट हैंड साइड पर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो हमेशा इस किस्म का आएगा, ठीक है ना। यानी कि ज़ाहिर सी बात है इसका स्लोप चेंज होता जाएगा, लेकिन इसके जो शेप होगी वो इसी तरफ होगी। तो ये जो हमारे पास शेप है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर हमारे पास ये शेप आ रही है तो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है।
तो पॉजिटिव ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कर्व के ज़रिए कि अगर मुझे इसको कम करना है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि मैं अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट तो आई हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ W, क्योंकि यानी कि साथ अब देखें अभी मेरे पास W क्या यहाँ पर है, अब मैं W यहाँ पे लेके आऊँगा तो फिर ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर मैं W को और कम करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर W को और कम करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो करते करते W को मैं यहाँ पे लेके आएंगे, तो आई हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ W। तो जब मेरे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है तो मुझे अपने W की वैल्यू को कम करना होगा, वेट को कम करना होगा। और अगर मेरे पास जो नेगेटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये अगर मेरे पास स्लोप यूँ आ रहा है विच इज़ नेगेटिव, अगर यहाँ पे स्लोप यूँ आ रहा है तो इसका नेगेटिव वैल्यू का मतलब है, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू से मुझे पता चलता है कि वो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर लॉस आ रहा है। तो उसको मुझे अब यहाँ पे W की वैल्यू में बढ़ाता चला जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास ये जो लॉस है वो कम होता चला जाएगा और करते होते यहाँ पर आ जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि सिंस द ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव इट मीन्स लॉस विल डिक्रीज इफ़ वी इंक्रीज Z3, यानी कि अगर मैं इसको W को Z3 से रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे मैं Z3 समझ लूँ, तो मैं Z3 को बढ़ाता चला जाऊँगा, यानी कि Z3 की वैल्यू को बढ़ाता चला जाऊँगा, तो फिर मैं इसको लॉस को कम करते करते इस W तक आ सकूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमें समझने के लिए कि हमारे पास जो लॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमने W की वैल्यू को क्या करना है, और नेगेटिव हो तो क्या करना है। नेगेटिव है हमारे पास तो हमने W की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, अपने वेट को इंक्रीज़ करना है एस्टिमेटेड वैल्यू को, और अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने उसको डिक्रीज़ करना है। अब अगर हम ये उस तरह से लें सिंपली अपने पास जो Z3 की इसका करंट वैल्यू है उसमें से अगर हम इस लॉस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इससे क्या हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा, हम जो अपने जो ऑब्जेक्टिव को पहुंच जाएंगे। तो ये बात किसी हद तक कॉन्सेप्चुअली तो सही है, बट वी जस्ट नीड वन मोर फैक्टर लर्निंग रेट ईटा टू अवॉइड ओवरशूटिंग। इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लर्निंग रेट की, जो हमने देखा था कि हमारे पास W इज इक्वल टू W माइनस ईटा डिवाइड बाय लॉस। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक लर्निंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज़ ईटा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इक्वेशन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, W इज इक्वल टू W माइनस ईटा इंटू एरर या लॉस, डेरिवेटिव लॉस डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू W। सो ग्रेडियंट डिसेंट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस द लॉस। ये जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास हमने हमेशा उसी तरफ मूव करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही लॉस को रीड करना है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा उसी डायरेक्शन मूव करेगा जहाँ पे लॉस कम होता जाए। बट वी डू नॉट अपडेट द वैल्यू ऑफ Z3 डायरेक्टली दिस वे, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे Z3 की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आप ये सारी चीज़ें बताई हैं, असल मेथड कि हमें क्यों क्या चीज़ और क्यों कर रहे होते हैं। सो इंस्टेड वी लर्न और अपडेट द वैल्यूज ऑफ वेट्स एंड बायसेस दैट गिव Z3। ठीक है, बेसिकली जाहिर सी बात है Z3 को कम करना तो हमारा मकसद नहीं है, हमारा तो बेसिकली उन वेट्स को करना है अपडेट जिसके ज़रिए हमारे पास जो एस्टिमेशन है वो उसके अंदर जो लॉस है वो कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास लॉस तो बेसिकली जब हम ये वेट्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, तो फिर वहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आती है वो बेसिकली हमारे पास उसके अंदर एरर होता है। तो हमने अपडेट किसको करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास इस केस में W31, W32 और B3 को इसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू 31, और वो हम कैसे करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस जो हमारे पास आया है विद रिस्पेक्ट टू Z3 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 से, एक्टिवेशन की वैल्यू से, इसी तरह से हम वो 32 के लिए A2 से, और हमारे पास जो बायस है वो हमारे पास वही वैल्यू रहती है जो कि हमारे पास लॉस की वैल्यू है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल W31 किस क्या हो जाएगा, W31 इज इक्वल टू W31 माइनस ईटा डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव लॉस विद रिस्पेक्ट टू W। अब यहाँ पर हमारी लिए चीज़ें सिंपल होती जा रही हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 0.185 को, ये हमने पहले कंप्यूट किया है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया A1 से। A1 हमारे पास कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पर पीछे कंप्यूट किया था A1, तो 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई 31 की। फिर हमने मल्टीप्लाई किया
पार्शियल डेरिवेटिव लॉस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 3(2), तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई -0.33, और इसी तरह हमारे पास B3 की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने सिंपली इनको प्लेस कर देना है अपने W31 के अंदर। तो W31 के अंदर हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है W31 वाली, ये इक्वेशन, ये वाली जिसके ज़रिए हम अपडेट करते हैं W31 को, तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई W31 की अपडेटेड वैल्यू, न्यू वैल्यू 0.5148, और W32 की क्या आ गई 0.633, और B3 क्या आ गई 0.0185। तो अब हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट जंप फॉरवर्ड पास करेंगे, तो हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे, और उसके ज़रिए फिर हम देखेंगे कि हमारे पास लॉस जो है फाइनली कितना आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ तक तो बड़ा काम हमारा सिंपल हो गया, ये वही तकरीबन मिलता जुलता काम है जो हम पहले भी सिंगल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो पार्शियल डेरिवेटिव वाले पार्ट को छोड़ कॉन्सेप्चुअली तकरीबन वही काम हो गया। लेकिन अब यहाँ से जो है हमारे पास बैक प्रोपगेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको टेबल के ज़रिए भी बता दिया कि पहले वैल्यू क्या थी और अपडेटेड वैल्यू क्या है। तो पहले हमने जो अज्यूम की थी W31 की 0.5 थी, अब अपडेटेड वैल्यू 0.5148 है, पहले 0.6 थी, अब ये 0.633 हो गई, और यहाँ पे B3 हमारे पास 0 था, अब हो गया 0.0185। नाउ वाई सेंड ग्रेडियंट फ्रॉम आउटपुट लेयर टू हिडन लेयर। अब यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन की वही जो हमने पहले भी बात की थी कि हम इसको बैक प्रोपेगेट करते हैं, उसको और हम तफसील से देखते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं। बिकॉज द हिडन लेयर डजंट सी द फाइनल लॉस डायरेक्टली, यानी कि हिडन लेयर को तो नहीं पता कि फाइनली उसने तो पास ऑन करता चला गया, हिडन लेयर के ऊपर एक नई कंप्यूटेशन हुई वाई की, जिसके ज़रिए हमने सिग्मॉइड को किया और फिर हमारे पास रिजल्ट आया। तो उस सिग्मॉइड के रिजल्ट का तो हिडन लेयर को नहीं पता। सो लेट्स से वी मेड अ मिस्टेक एट द आउटपुट। अब यहाँ जैसे हमारे पास अभी इस केस के अंदर हो ही रहा है कि जाहिर सी बात है एस्टिमेटेड वैल्यू में और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू में एरर है। मिस्टेक से मुराद यहाँ पर एरर है, वो जो डिफरेंस है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू में और एस्टिमेटेड वैल्यू में, इसको हम मिस्टेक कह रहे हैं। वी कंप्यूट द लॉस बेस्ड ऑन दैट, वी वॉन्ट टू करेक्ट ऑल वेट्स इन द नेटवर्क इंक्लूडिंग द हिडन लेयर। अब हमारा मकसद क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेयर के जो वेट्स हैं उनको अपडेट नहीं करना, बल्कि तमाम को अपडेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो क्या है, द हिडन न्यूरॉन डजंट नो व्हाट द फाइनल आउटपुट इज़। पहला मसला तो ये है कि जाहिर सी बात है मैंने बताया कि वहाँ पर वह कंप्यूट हुआ है आउटपुट लेयर पे, तो हिडन लेयर को तो उसका नहीं पता। सो इट ओनली नोज आई पास वैल्यू A1 टू द नेक्स्ट लेयर। इसको बस इतना पता है कि मैंने ये वैल्यू जो थी A1 के मैंने एक्टिवेशन के अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू थी जो मैंने आउटपुट लेयर को दी थी। A1 से मुराद यहाँ पर हमारी अजम्पशन के तहत है कि A1 या A2 जो भी हो सकता है। इट डजंट नो वेदर दैट वाज हेल्पफुल और हार्मफुल, यानी कि आउटपुट पर फिर कंप्यूटेशन के बाद वो एरर कितनी थी या नहीं थी इसको नहीं पता। सो वी यूज़ द चेन रूल टू टेल द हिडन लेयर हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू द एरर। तो चेन रूल के ज़रिए हम उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि इसको हिडन लेयर को पता चले कि ये एरर था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अब इतना तुम्हें उसके हिसाब से अपने वेट्स को एडजस्ट करो। सो इमेजिन द फाइनल आउटपुट इज़ रॉन्ग, वी आस्क हुज फॉल्ट इज़ इट। Some of the blame lies with the output layer weights, they produce the final answer, but the hidden neurons also have the create the answer, so they share the blame। क्योंकि ज़्यादा जो एरर है उसके अंदर वेट्स के साथ साथ जो A1 और A2 की वैल्यू थी उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है, और A1 और A2 की जो वैल्यूज थी वो खुद जो है किस पे डिपेंड कर रही हैं, आपके हिडन लेयर के नोड्स के वेट्स के ऊपर, बायस के ऊपर। तो जाहिर सी बात उनको भी अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है वो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पर वेट्स अपडेट नहीं होंगे तो बार बार वो वही एक्टिवेशन फंक्शन के ज़रिए वही आपको आउटपुट पे दे देंगे। तो आप अपने वेट्स को सिर्फ आउटपुट पे एडजस्ट करके उस एरर को करेक्ट करना मुश्किल होगा, और फीचर्स की अपनी जो प्रेडिक्शन है वो भी सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि असल मकसद ये है कि हर लेयर के ऊपर हम मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस करते जा रहे हैं फीचर्स की, तो वो भी करेक्ट नहीं हो पाएगी। सो हाउ डू वी असाइन ब्लेम मैथमेटिकली, यानी कि असाइन ब्लेम मैथमेटिक्स से मुराद है कि हम हिडन लेयर्स के ऊपर इसको कैसे रिफ्लेक्ट करें। द चेन रूल लेट्स अस पास बैक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का जो चेन रूल है उसको अप्लाई करते हुए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z3, तो हम Z3 को कंप्यूट करेंगे उसका
एरर को विद रेस्पेक्ट टू A1 और A1 को हम कंप्यूट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू Z1। तो फिर जब ये हमारे पास इसके जो हमारे पास लॉस आएगा Z1 का, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो Z3 की जो है यानी कि जो आउटपुट के ऊपर जो हमारे पास एरर है उसका भी कंट्रीब्यूट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो हाउ द लॉस चेंजेस इफ आउटपुट एक्टिवेशन चेंजेस, ईच पार्ट क्या कह रहा है, हाउ द लॉस चेंजेस इफ आउटपुट एक्टिवेशन Y चेंजेस and how output activation changes if hidden activation A1 changes, and how hidden activation A1 changes if pre-activation Z1 changes। तो यहाँ पे ये तीनों को हमने ले लिया कि अगर Z1 चेंज होगा तो हमारे पास A1 में क्या चेंज होगा, कैसे चेंज, कितना चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, और अगर हमारे पास A1 में चेंज आएगा तो हमारे पास उसका असर जो है वो Z3 पे क्या होगा, और Z3 पे जो चेंज आएगा उसका असर हमारे लॉस पे क्या होगा। Without this, we could not train multi-layer neural networks. Only the output layer would be updated. Backpropagation unlocks learning in deep networks. It allows each neuron in every layer to learn how to adjust itself based on the final result. The chain rule ensures that the influence of each weight is correctly captured, even if it is several steps away from the output. तो ये बैक प्रोपगेशन से जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो न्यूरॉन्स हैं जो कि प्रेडिक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करें, तो उनके अगर हम वेट्स को एडजस्ट ना करें तो हमारे पास जो फीचर्स की जो लर्निंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं आएगी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर भी कोई बड़ा जो चेंज या जो इफेक्टिव है वो नहीं हो सकेगा। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट लेयर है उससे हम बैक प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं और हम जो है वो पीछे की तरफ चलते हैं हमारे हिडन लेयर की तरफ, न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 की तरफ। अब इसके अंदर हम जो W31 और W32 की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो अपडेटेड इस्तेमाल करेंगे, जवाब है जी नहीं। हम वही स्टेट इस्तेमाल करेंगे जो हमारी इस वक्त करंट है, क्योंकि अपडेटेड जो हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास जब नेक्स्ट जब इटरेशन करेंगे फॉरवर्ड पास करेंगे उस वक्त उनको इस्तेमाल करेंगे। अभी चूँकि हमने एरर को कंप्यूट करना है तो हमारे पास जो इस वक्त करंट, क्योंकि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो करंट वैल्यूज़ की वजह से आ रहा है, तो इसलिए अभी हम करंट वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो ऑल्दो हमने पीछे देखा था कि हमने W31 और W32 की वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली थी, लेकिन अभी हम उसकी जो पुरानी जो हमने अज्यूम की थी 0.5 और 0.6 उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लॉस विद रेस्पेक्ट टू Z3 हम देख चुके हैं पीछे, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.185 है, W31 की 0.5 है और उसी को हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास अब जो एक चीज़ रहती है वो क्या रहती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू Z1, ये अभी अब तक हमने कंप्यूट नहीं किया और यहाँ पे वो आ जाता है हमारे पास ReLU का डेरिवेटिव। अब ये वो पॉइंट है जो इसके हमने कहा था कि जब हम इसको मल्टीपल लेयर्स होते हैं और हम बार बार उस वैल्यू को सिग्मॉइड की या 10H की वैल्यू लेते डेरिवेटिव लेते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू स्मॉल होती चली जाती है और ताकि बहुत स्मॉल हो जाती है कि हम उसको मज़ीद कंप्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे ReLU के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या है और उसका हमें एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ReLU का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास अगर डेरिवेटिव, अब मैं यहाँ पे इस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा लेकिन बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे Z का तो हमारे पास वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हम जब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू Z1 लेंगे तो वो क्या आ रहा है, डेरिवेटिव क्या है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास स्मॉल नहीं होती चली जाएगी, डिमिनिश नहीं होती चली जाएगी, ये है वो फ़ायदा। तो यहाँ पर हैंस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस Z1 हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, -0.185, 0.5 और यहाँ पे हमारे पास है 1। यहाँ पर वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -0.0925। इसी तरह से हमने जो है वो न्यूरॉन 2 के लिए भी कंप्यूट कर लिया और न्यूरॉन 2 के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z2 इज इक्वल टू -0.11, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मेथड से जो अभी हमने पीछे देखा था। तो अब यहाँ तक हमने कंप्यूटेशन कर ली। अब हमने जो वेट्स से जो हमारे पास इनपुट से जब हम वहाँ पे आते हैं न्यूरॉन 1 पर न्यूरॉन 2 पे आते हैं उनको हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप देखें इसका जो हमारे पास जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव लॉस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू W11। तो यहाँ पास लॉस ऑफ Z1 से Z1 तक, क्योंकि वो तो हम जो वो था आउटपुट लेयर से अब हम किस पे आ चुके हैं, हिडन लेयर पे आ चुके हैं। तो हमने हिडन लेयर से अब इनपुट लेयर पे देखना है, अब हम आउटपुट लेयर को इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेटिवली सिंपल हो गया, -0.0925 इंटू x1
तो और वो हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो हमारे पास आ गया -0.185। इसी तरह से हमने लॉस को कंप्यूट कर लिया 1-2 के लिए, वेट 1-2 के लिए, तो हमारे पास वो आ गई -0.2775। और वो जो वैल्यू थी B1 की वैल्यू वो सेम रहेगी -0.0925। इसी तरह से हमने फ्रॉम न्यूरॉन 2 के लिए भी कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी -0.11 आ गई। यहाँ पे हमने अब पहले Z1 के रिस्पेक्ट से था, अब Z2 के रिस्पेक्ट से हो जाएगा। तो हमारे पास अब हमने अपनी W11 और W12 को भी उसी इक्वेशन के ज़रिए हमने अपडेट कर लिया। इसी तरह से हमने 2-1 और 2-2 और B2 को भी अपडेट कर लिया। तो अब ये हमारे पास फाइनली सारी वैल्यूज़ अपडेट हो गई। तो हमने पहले वो उसको पहले अपडेट कर लिया था जो हमारे पास आउटपुट लेयर पे न्यूरॉन्स से। अब हमने जो है वो W11-12 और 2-1-2-2 को भी अपडेट कर लिया, और इसी तरह से B1-B2 को भी। तो हमारे पास तमाम वेट्स जो है वो अपडेट हो गए। अब ये हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेज पे, हम दोबारा से जो है वो रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जो है वो जो लॉस है वो उसके अंदर जो चेंज है या उसके अंदर जो ड्रॉप है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, या फिर हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाए। अब वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैलिडेशन एक्यूरेसी टेल्स यू हाउ वेल द मॉडल जनरलाइजेस। Validation accuracy is the proportion of correct predictions your model makes on validation data sets which the model has never seen during training. तो हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट है, वैलिडेशन टेस्ट सेट है, और फिर हमारे पास ट्रेनिंग सेट टेस्ट सेट भी होता है। वैलिडेशन सेट जो होता है बेसिकली हमारे पास हर इपॉक के ऊपर जो हम उसको अपने जो ट्रेनिंग हमने की होती है उसको जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसको हम वैलिडेशन सेट कहते हैं। At the end of each epoch, evaluate on the validation set. Evaluate by feeding the entire validation set through the model. और हम फिर y predicted लेते हैं और compare predicted labels with the true labels. और इसके अंदर हम वैलिडेशन एक्यूरेसी लेते हैं। वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस ऑन वैलिडेशन सेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलिडेशन सैम्पल्स। तो मिसाल तौर पर हमारे पास 200 सैम्पल्स हैं वैलिडेशन सेट में, और हमारा मॉडल ने 168 को करेक्टली प्रिडिक्ट किया, तो इसका मतलब है कि 84% है। यू ट्रैक द वैलिडेशन एक्यूरेसी आफ्टर ईच इपॉक टू सी इफ द मॉडल इज इम्प्रूविंग और ओवरफिटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास अगर विल्फर्स जो है वो जैसे उसने कहा कि अगर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ने की बजाय वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ने की बजाय कम होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम अपने वेट्स को प्रॉपर्ली इंप्रूव नहीं करें, तो वहाँ पे भी हम रोक देंगे। तो ये जब दोनों चीज़ों को हमने देखना होता है जब हम इसको तय करते हैं कि कब हम जो है स्टॉप कर देंगे वेट्स के अपडेट को, कि या तो हमारे पास लॉस में कमी आनी शुरू हो जाए, और साथ ही साथ इसको भी देखते हैं कि वैलिडेशन एक्यूरेसी कम होनी तो शुरू नहीं हो गई, यानी कि ठीक हो सकता है कि चेंज तो अभी भी आ रहा हो, बड़ा चेंज आ रहा हो आपके लॉस के अंदर, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी ड्रॉप होनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे भी हम ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए फिर रोक देते हैं। सो दिस इज़ हाउ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। तो अब हम अगले लेक्चर्स के अंदर फिर CNN और RNN वगैरह को देखेंगे।